हेलो दोस्तों, स्टडी ऑब्जेक्टिव के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ भारत भूगोल के 500 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जी हाँ, 500 इंडियन ज्योग्राफी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसका यहाँ पे पार्ट 4 है। यहाँ पर हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं 200 से 250, यानी प्रश्नों की संख्या होगी 50। इसके अलावा 100 से भी ज़्यादा हम यहाँ पे इस प्रश्नों के फैक्ट बताएंगे जो इनसे रिलेटेड होंगे, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारा जो ये 500 का सीरीज है, भारत भूगोल से बनने वाले सारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटेड जितने भी सारे फैक्ट हैं उनको हम ग्रुप में पढ़ाते चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। हमारा पहला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए रेगुड़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी। हमारे यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई है, रेगुड़ मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी को दोस्तों काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसको पूछा जाए किस एरिया में पाई जाती है, कहाँ पे, तो दक्कन ट्रैप पे पाई जाती है। दक्कन ट्रैप पे पाई जाती है काली मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी। ये बनी किसकी है? ये एक बेसाल्ट चट्टान जो उनके कट के उनके अपक्षय से बनी हुई है, दक्कन ट्रैप के। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो ये इसके 3 नाम से जाने जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो हमारा गंगा यमुना का विशाल मैदान हो, उस इलाके में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, जो बहुत काफ़ी उपजाऊ है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय अभयारण्य या उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है? हमीस राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा अभयारण्य, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। हमारे यहाँ से उत्तर हो जाएगा जो जम्मू कश्मीर में नहीं, वो है चंद्रप्रभा अभयारण्य। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। बाकी के बारे में दोस्तों यहाँ पे फैक्ट बता देता हूँ। जो हमीस राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन ए, ये हमीस राष्ट्रीय उद्यान ये एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और ये फेमस है। जो स्नो लेपर्ड होते हैं, ये दिख रहा है फोटो में, स्नो लेपर्ड, इनके लिए ये फेमस है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये भी है जम्मू कश्मीर में। अगर यहाँ पे बीच में आ जाए सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, जब पक्षी का यहाँ पे बीच में दोस्तों नाम याद आ जाएगा, तब ये हो जाएगा गोवा में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है गोवा में। और यहाँ से एक और क्वेश्चन है, सलीम अली जो है ये इनको कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये भी जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जैव विविधता किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शुष्क मरुस्थल कांटेदार वनस्पति, पर्वतीय वन। तो हमारे यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए, जहाँ पे सर्वाधिक बारिश होगी उस इलाके में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी। जैव विविधता यानी जहाँ पे ज़्यादा जीव जंतु पाए जाएंगे। जहाँ पे कम बारिश होगी वहाँ पे जैव विविधता कम होगी। हमारा नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाली टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य। ये हो जाएगा, अगर पक्षी अभयारण्य आ गया, पक्षी उद्यान आ गया तो हो जाएगा गोवा में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बंगाली टाइगर के प्रसिद्ध है। सलीम अली के बारे में हमने बता दिया। ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और इसका पुराना जो नाम है वो है हेली नेशनल पार्क। तो ये भी याद कर लीजिए, पुराना नाम इसका है हेली नेशनल पार्क। नेक्स्ट है, मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पेडोलॉजी, ऑप्शन बी एग्रोटोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, इकोलॉजी। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पेडोलॉजी। इसको कहा जाता है मृदा का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है घास का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्ष या झाड़ियों का अध्ययन। इकोलॉजी पर्यावरण और उनके बीच वन्य जीव का जीव जंतुओं का संबंध को कहा जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शहर जरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बरेली, कांचीपुरम, कोलकाता, कोच्चि। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जरी के लिए प्रसिद्ध है बरेली। सुरमा के लिए भी बरेली प्रसिद्ध है। कांचीपुरम है तमिलनाडु में और यहाँ ये फेमस है रेशम उद्योग के लिए। कोच्चि को कहा जाता है कोच्चि को कहा जाता है अरब की मोती भी कहा जाता है कोच्चि को। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम आधुनिक ऊनी वस्त्र कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी धारीवाल, ऑप्शन सी बम्बई, ऑप्शन डी रिसरा। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो पहली कारखाना स्थापित की गई थी वो की गई थी कानपुर में।
ठीक है, कानपुर में पहली कारखाना स्थापित की गई थी। दूसरी पूछी जाए तो धारीवाल में, धारीवाल पंजाब में, लेकिन ये दूसरी नहीं पूछा जाएगा, पहली पूछा जाएगा। रिसरा के बारे में हमने बता दिया, यहाँ पे पहला जूट कारखाना लगाया गया था। बम्बई की बात करें तो बम्बई में कवासी डाबर द्वारा दूसरा सूती वस्त्र उद्योग कारखाना लगाया गया था। नेक्स्ट है, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? पर्वतीय मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्वतीय मिट्टी। लेटराइट मिट्टी के बारे में बता दिया, रेगुड़ मिट्टी, वहीं काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी बोलते हैं। मुख्यतः ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, इन्हीं रीजन में पाई जाती है। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में स्थित है? जैसा कि नाम से है मरुस्थलीय मिट्टी। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे राजस्थान। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो गए तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को देख करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मजबूर हो जाओगे। यहाँ तक तो मेरी गारंटी है, क्योंकि ऐसे में अभी पढ़ाने वाला हूँ आपको। अभी ये मेरी भूगोल की सीरीज चल रही है। भूगोल पे जितने भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने 500 क्वेश्चन को वहाँ पे इकट्ठा भी कर लिया है। अभी अगर उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो वहाँ पे हम उसको इंक्लूड करेंगे। उससे रिलेटेड ज़रूरी नहीं कि 500 क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो 500 होंगे, लेकिन 500 के अलावा मैं आपको कम से कम 1000, अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हम 700 भी फैक्ट इसके अलावा भी बता देता हूँ तो 1200 क्वेश्चन लगभग यहाँ पे हम आपको क्लियर करा देंगे। 1200 से 1400 क्वेश्चन बताने वाले हैं इस जो सीरीज हमारा 500 क्वेश्चन का, इसके थ्रू। इसके बाद हम आपको बताएंगे पॉलिटी के बारे में पढ़ाएंगे। फिर वहाँ पे जितने भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, 500, 600, 700, 1000 लिमिटेड नहीं, जितना भी पहले मैं क्वेश्चन को इकट्ठा कर लूँगा, जितना भी बनेगा पहले क्वेश्चन को बना लूँगा, फिर हम उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो हमारा ये क्वेश्चन है, कौन सा शहर खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है? मुरादाबाद, पानीपत, सहारनपुर, मेरठ। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेरठ। मेरठ जो है वो खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, अगर हमारा आप रेगुलर वीडियो देख के आ रहे हो, सारे वीडियो देखोगे तो कई चीज़ों को बार बार बोलता हूँ, आपको ऐसे इजीली याद हो जाएगा। कई चीज़ों को मैं हर वीडियो में नहीं बोलता, वहाँ पे छोड़ देता हूँ। ज़रूरी नहीं कि अगर यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ तो उसके बारे में नहीं बताया हूँ। जैसे सहारनपुर के बारे में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, कहीं ना कहीं इसको बताया हूँ, तो यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ। पानीपत जो है बुनकरों के लिए प्रसिद्ध है। बुनकरों के लिए पानीपत प्रसिद्ध है, हरियाणा में। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन, आलू उत्पादन, दूध उत्पादन, उर्वरक उत्पादन। सही उत्तर हो जाएगा कृषि। देखिए, जो इंद्रधनुष का क्रांति है ना, सभी क्रांतियों की कह लीजिए, सभी क्रांति को मिलाकर के इंद्रधनुष क्रांति बनाया गया। जो कृषि में लगभग सभी आ जाएगा, तो यहाँ पे कृषि उत्पादन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो उर्वरक उत्पादन है, उर्वरक उत्पादन इसको कहा जाता है भूरी क्रांति। बाकी को भी हम आगे आने वाले प्रश्नों में जिक्र करेंगे। कौन सी क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है? हरित क्रांति, सुनहरी क्रांति, श्वेत क्रांति, रजत क्रांति। हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति इसको बोला जाता है ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन याद हो गए? हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। रजत क्रांति ये अंडे से संबंधित है, अंडे के उत्पादन से है। नेक्स्ट है, भारत में क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, सलीम अली, कैलाश साखला। तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, भारत की बात किया जाए तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। अगर विश्व की बात की जाए तब नॉर्मन बोरलॉग आ जाएगा। ये हरित क्रांति भारत में आई थी 1967 से 69, इसके आसपास आई थी हरित क्रांति। जो सलीम अली, इनके बारे में मैंने आपको अभी बताया था। सलीम अली ये इनको कहा जाता है वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया। कैलाश सांखला ये राजस्थान के हैं, इनको कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि जब भारत में 1973 में टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई, जब उस टाइम प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इनके योगदान से ही टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई इंडिया में। नेक्स्ट है, निम्न में उड़ीसा राज्य में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? तांबा, कोयला, सोना, लौह अयस्क। हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लौह अयस्क। जो उड़ीसा है, उड़ीसा में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है इन चारों विकल्पों में से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह का नाम परिवर्तित कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया? ऑप्शन ए है मर्मागोवा बंदरगाह, ऑप्शन बी कोलकाता बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी
कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल गया। इसके बारे में मैंने बताया था, ये एक नदी में बंदरगाह है, पोताश्रय बंदरगाह जिसको बोला जा सकता है, बोला ही जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? DRDO लखनऊ नई दिल्ली, RDSO लखनऊ, AAI मुंबई, इसरो बेंगलुरु। तब हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, AAI मतलब क्या? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में नहीं है बल्कि दिल्ली में ही है, ठीक है। और DRDO के बारे में बता दूँ, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1958 में। तो यहाँ से ईयर याद कर सकते हैं। जो इसका प्रक्षेपण, जो इसकी मिसाइलें टेस्ट की जाती है वो की जाती है APJ अब्दुल कलाम, जिसे व्हीलर द्वीप का नया नाम है APJ अब्दुल कलाम, वहाँ से इसका परीक्षण किया जाता है। RDSO रेल से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, RDSO। हिंदी में इसको बोल सकते हैं अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन। जो AAI है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसरो का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। अगर इसकी राज्य पूछा जाए तो कर्नाटक हो जाएगा। और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। तो इसका ईयर भी यहाँ से याद कर सकते हैं। देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन से कितने सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, रबी की फसल का बुआई और कटाई के समय क्या है? जुलाई से अक्टूबर, मार्च से जून, अक्टूबर से अप्रैल, इसमें से कोई नहीं। तो रबी की बात की जाए तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा अक्टूबर से अप्रैल, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगर खरीफ की बात की जाए तो खरीफ की फसल बोई जाती है जुलाई में, लगभग अक्टूबर के मंथ तक काट ले जाती है। और जो खरीफ की फसल जायद की फसल होती है, जायद की फसल मार्च से जून में। आप ऐसे याद कर सकते हैं, रबी यानी रबी जिसको हम भास्कर भी बोलते हैं, सूर्य की रोशनी जब इंडिया में ज़्यादा पड़ती है तो उस टाइम रबी की फसल होती है। यानी अक्टूबर, जब मतलब गर्मियों के मौसम में जो भी कटाई होती है, जैसे गेहूँ हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, ये सब रबी की फसलें होती हैं। जो खरीफ की फसल होती है मुख्यतः चावल होती है, उसके साथ जो अरहर बोई जाती है। ऐसे ही भी रिलेटेड आगे क्वेश्चन आने वाले हैं तो वहाँ पे जिक्र कर लेंगे। मार्च से जून के बीच में जो जायद की फसल होती है मुख्यतः इसमें सब्जियाँ ही आती हैं। नेक्स्ट है, सर्वाधिक गेहूँ की पैदावार किस राज्य में होती है? पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तब हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सर्वाधिक गेहूँ की पैदावार होती है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर हेक्टेयर के हिसाब से देखा जाए तो पंजाब सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहवा का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात। हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में कहवा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा देश भारत का चीन के बीच बफर जोन का काम करता है? बफर जोन का मतलब होता है दोस्त, जैसे कोई स्टेट बीच में है, ठीक है, इस स्टेट के, ये मान लो अगर यहाँ पे कोई देश है, उसके उस पार एक देश है और एक इसके इस पार देश है। जो बीच में है कोई देश हो जाता है तो इनके बीच लड़ाई नहीं हो पाती, क्योंकि बीच में ये कोई देश आता है। तो जैसे पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, देखा जाए तो नेपाल जो है बीचों बीच में है, बफर स्टेट का काम करता है इंडिया और चाइना के बीच में। भूटान भी बफर स्टेट है इंडिया और चाइना के बीच में। तो दो इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं वो बफर स्टेट का काम करते हैं। नेक्स्ट है, शारदा नहर किस नदी से निकाली गई? गोमती नदी, गंगा नदी, गंडक नदी, सतलुज नदी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये गोमती नदी। गंडक नदी से मैं बताया था त्रिवेणी नहर निकाली गई है, और सतलुज नदी से हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर। देखिए बार बार एक ही क्वेश्चन को अगर हम बोलेंगे, एक ही क्वेश्चन को बार बार हर वीडियो में, तो हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। मैंने 500 में हर जगह कहीं ना कहीं हर चीज़ को, जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को मैंने ले लिया है, तो हर जगह कहीं ना कहीं वो आ ही जाना है। नेक्स्ट है, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित है? पटियाला, रायबरेली, पेरम्बूर, वाराणसी। तो हमारे यहाँ सही उत्तर हो जाएगा जो रेल कोच फैक्ट्री है वो है रायबरेली में। पटियाला में लोकोमोटिव डीजल वर्क्स है, यानी इंजनों का पुनः निर्माण किया जाता है पटियाला में। पेरम्बूर में जो कोच बनाने की फैक्ट्री है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, वो है पेरम्बूर में। वाराणसी में DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजन बनाए जाते हैं, नाम से DLW है, डीजल जैसे लगेगा डीजल इंजन लोकोमोटिव वर्क्स, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक
जो पावर है उनका भी उत्पादन किया जाता है। चितरंजन में उत्पादन किया जाता है पूर्णतः इलेक्ट्रिक का। और एक बिहार के मधेपुरा में इंजन का कारखाना, नया इंजन बनाने का कारखाना स्थापित किया जा रहा है। और छपरा, आने वाले हैं उनमें क्वेश्चन ये सब आ सकते हैं। छपरा में जो व्हील फैक्ट्री की कारखाना स्थापित की जा रही है। व्हील बेंगलोर में भी बनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम कच्चे तेल की खोज किस राज्य में हुई थी? असम, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा असम राज्य के डिगबोई क्षेत्र में सबसे पहले कच्चे तेल की खोज की गई थी। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र उत्पादन में वर्तमान में सबसे आगे, मुंबई हाई में सर्वाधिक तेल का उत्पादन भारत देश में किया जाता है। नेक्स्ट है, देश का कौन सा एकमात्र ज्वारी मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह, नौहा सेवा बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीनदयाल बंदरगाह, जिसका पुराना नाम है कांडला बंदरगाह। ये एक मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला या ज्वारी बंदरगाह, दो ज्वारी एवं मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह। जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है भारत का सबसे बड़ा और सबसे गहरा बंदरगाह है। नौहा सेवा भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है, जो कंटेनर लदान के मामले में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी गुजरात में प्रवाहित नहीं होती है? ताप्ती नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी, साबरमती नदी। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा चंबल नदी गुजरात में प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट है, नमक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में सर्वाधिक नमक का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? तांबा, कोयला, सोना, अभ्रक। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा अभ्रक जो है आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत की पहली तेजस प्राइवेट ट्रेन किन दो रेलवे स्टेशनों के बीच चलाई गई? देखिए, जो रेलवे है, रेलवे का ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेलवे में पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कई क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, इसका आंसर है ऑप्शन ए है निजामुद्दीन से आगरा कैंट के बीच, मुंबई से करमाली के बीच, दिल्ली से गोरखपुर के बीच, लखनऊ से नई दिल्ली के बीच। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर लखनऊ से नई दिल्ली के बीच। जो पहली तेजस ट्रेन चली थी, प्राइवेट ट्रेन, जिसको IRCTC ने चलाया था। IRCTC इसने चलाया था इस ट्रेन को। नेक्स्ट है, किस नदी घाटी बेसिन में प्राकृतिक गैस पाई जाती है? नर्मदा, गोदावरी, गंगा, तुंगभद्रा। सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी और कावेरी का जो बेसिन है वहाँ पे प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक गैस की खोज की गई है। खोजने वाली कंपनी का नाम पूछ दिया जाए तो रिलायंस ग्रुप ने खोज की है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा LOC का निर्धारण किस समझौते के तहत हुआ? ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, लाहौर समझौता, दिल्ली समझौता। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिमला समझौता। शिमला समझौता 1972 में हुआ था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा LOC निर्धारण किस समझौते के तहत हुआ? ऑप्शन ए, ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, लाहौर समझौता, दिल्ली समझौता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिमला समझौता। शिमला समझौता हुआ था 1972 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनजीर अली भुट्टो के बीच हुआ था समझौता, जिसके अंतर्गत लाइन ऑफ कंट्रोल, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में नियंत्रण रेखा है, इसका निर्धारण किया गया था। ताशकंद भी समझौता हुआ था भारत द्वारा पाकिस्तान को हराने के बाद 1966 में हुआ था। ये समझौता हुआ था ताशकंद में, जहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री के जाने के बाद वहाँ जाने के बाद रहस्यमय स्थितियों में उनकी मौत हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री की थी। लाल बहादुर शास्त्री ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मौत भारत के बाहर हुई थी, ताशकंद में। नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में विभिन्न प्रकार के मैंग्रोव वनों की प्रजातियां पाई जाती हैं? चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, मानस अभ्यारण्य, डाम्फा अभ्यारण्य, भीतरकनिका अभ्यारण्य। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। और भारत का जो सबसे बड़ा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाया जाता है वो है सुंदरबन डेल्टा। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य यूपी में है, मानस अभ्यारण्य असम में है, डाम्फा अभ्यारण्य ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा किस राज्य की राजधानी से गुजरती है? छत्तीसगढ़,
मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा। सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा होके वहीं से गुजरती है। जो कर्क रेखा गुजरती है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें 4 राज्य यहाँ पे है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, ये 8 राज्य हैं। नेक्स्ट है खुर्जा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रबड़ उद्योग, खेल का सामान, मिट्टी के बर्तन, पीतल के ताले। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है पीतल के ताले के लिए या पीतल के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से कोलकाता के बीच है? NH2, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 4, नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 3। तो राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से कोलकाता, ये हो जाएगा ऑप्शन, ये सही उत्तर NH2 है। अगर यहाँ से हम इस तरह से रेखा खींचें, ठीक है, तो ये हमारा शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया ग्रैंड ट्रैंक रोड है। ये हो गया यहाँ पे लाहौर, लाहौर से ये बॉर्डर हो गया इंडिया का। बॉर्डर में जो इंडिया की तरफ ये अटारी गांव है और पाकिस्तान का जो लास्ट गांव है ये बाघा गांव है। अगर यहाँ पे इस तरह से एक स्टेडियम बना दिया गया है, यहीं पे होता है जो ये है, इसको बोला जाए यहाँ पे रिट्रीट सेरेमनी की जाती है, एक टूरिस्ट प्लेस है ये। इसी रास्ते को जब आगे थोड़ा सा आप जाएंगे यहाँ पे 30 किलोमीटर, लगभग 30-35 किलोमीटर अमृतसर है। अमृतसर से दिल्ली, इसको बोला जाता है NH1। और दिल्ली से कोलकाता के बीच, दिल्ली से कोलकाता के बीच बोला जाता है NH2। कई बार इसको अटारी बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक भी क्वेश्चन में आता है, तो आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा। NH1 अटारी से दिल्ली तक या फिर अमृतसर से दिल्ली तक क्वेश्चन आ सकता है, दोनों तरह से आ सकता है। नेक्स्ट है माचिस बनाने के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आगरा, पिंजौर, शिवकाशी, सूरत। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवकाशी जो है वो है माचिस बनाने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक पहाड़ी नहीं है? डाफला, मिसमी, जयंतिया, टोडा। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जो इसमें से पहाड़ी नहीं है वो है टोडा। टोडा पहाड़ी नहीं है। ये जनजाति पाई जाती है ब्लू माउंटेन, नीलगिरी की पहाड़ियों में। जो एक बोडो जनजाति, शायद मैंने पिछली वीडियो में गलती बता दी थी, वोडो जनजाति, ओडो जनजाति पाई जाती है असम में। वोडोलैंड की जो मांग हो रही है, ओडो जनजाति पाई जाती है असम में। टोडा जनजाति पाई जाती है, ये पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर, टोडा जनजाति दक्षिण भारत में। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, असम। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। मेघालय को कहा जाता है पूर्व का स्कॉटलैंड। नेक्स्ट है हरित क्रांति का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? ये राज्यों की सूची दी गई है नीचे, इनमें से कौन सी सूची सही है? बिहार, हरियाणा, पंजाब बिहार में नहीं थे। हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल में नहीं थे। पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश। ये सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश। ये भी ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, राजस्थान में नहीं थे। नेक्स्ट है नर्मदा नदी पर कौन सा सरोवर स्थित है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, महाराणा प्रताप परियोजना, महात्मा गांधी परियोजना। ये देखिए क्वेश्चन ऐसे हैं, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। पूछा गया है नर्मदा नदी पर सबसे फेमस सरदार सरोवर परियोजना, ऑप्शन बी सही उत्तर है। जो महात्मा गांधी परियोजना, ऑप्शन डी, ये है मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर। ये इसके अलावा तीनों जो परियोजनाएं हैं, जवाहरलाल नेहरू परियोजना, महाराणा प्रताप परियोजना, महात्मा गांधी परियोजना, ये तीनों परियोजनाएं चंबल नदी पर है। महाराणा प्रताप राजस्थान में है, जवाहरलाल नेहरू परियोजना भी राजस्थान में है, किंतु महात्मा गांधी परियोजना ये है मध्य प्रदेश में। तो ध्यान रहे, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत हो सकते हैं। नेक्स्ट है काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? ग्रेनाइट वनीस के विखंडन द्वारा, दक्कन लावा के पक्षय द्वारा, नदियों द्वारा, अपरजित पदार्थों द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्कन लावा के अपक्षय द्वारा। ये जो चट्टानें बनी थी ये बनी थी बेसाल्ट से। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कौन सा राज्य 7 बहनों में शामिल नहीं है? त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, असम। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन सिक्किम जो है, सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा नहीं है। एक चीज़ और भी याद कर लीजिए, जो पूर्वोत्तर भारत है 7 बहने में जो असम एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं इन 6 राज्यों से, एक तो यही है, इसके अलावा 6 राज्यों से इसकी सीमाएं सटी हुई हैं। नेक्स्ट है गेहूं और धान उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। तो ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन है दूसरा,
चीन के बाद गेहूं धान के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है, किनके बीच मालाबार तट अवस्थित है। जो तट हैं, तट से रिलेटेड यही 4 तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन है गोवा से मैंगलोर तक, मैंगलोर से कन्याकुमारी के तक, हुगली तथा कृष्णा नदियों के मध्य, कृष्णा नदी तथा कन्याकुमारी के मध्य। तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा मैंगलोर से कन्याकुमारी, ये बोला जाता है मालाबार तट। गोवा से मैंगलोर तक ये बोला जाता है कोंकण तट, कोंकण तट बोला जाता है इसको। जो हुगली और कृष्णा नदियों के बीच का डेल्टा है इसको बोला जाता है उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तट बोला जाता है। जो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी की तट है के बीच तट है इसको बोला जाता है कोरोमंडल तट। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी लघु हिमालय का भाग नहीं है। महाभारत श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, काराकोरम श्रेणी। नेक्स्ट है, महानदी का उद्गम स्थान कौन सा है। सिंहावा श्रेणी, नासिक की पहाड़ियों से, महाबलेश्वर के निकट से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सिंहावा की पहाड़ियों से, छत्तीसगढ़ से। देखिए जो भारत की 4 ये बड़ी नदियां हैं, लगभग मध्य साउथ दक्षिण भारत की यही 4 नदियां हैं। नासिक की पहाड़ियों महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जिसे कहा जाता है वृद्धगंगा। महाबलेश्वर के निकट महाराष्ट्र से ये निकलती है कृष्णा नदी। ब्रह्मगिरी के निकट से ये निकलती है कावेरी नदी। तो ये जो 4 नदियां हैं चारों निकलती हैं, जैसे ऊपर है पहले महानदी, फिर गोदावरी नदी, उसके बाद है कृष्णा नदी, फिर कावेरी नदी। उसी सीक्वेंस में ये भी है, तो आप ऐसे भी याद कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है, सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है। राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा महादेव की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी पर स्थित है धूपगढ़। मैकाल पहाड़ी पर अमरकंटक इसकी सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी से लाभान्वित नहीं है। देखिए आने वाले जो एग्जाम हैं इस तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, नदियों से किस नदी से गुजरती है, किन किन राज्यों से होकर नदी जाती है, उनसे कौन से राज्य लाभान्वित हैं। तो इस तरह के प्रश्न मोस्टली पूछे जाते हैं जो आपको एग्जाम में सफलता यहीं इसी तरह के क्वेश्चन सक्सेस दिलाते हैं। सही इसका ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो नर्मदा नदी नहीं जाती, वो नहीं जाती है राजस्थान में। नर्मदा नदी का जो वाटर है राजस्थान में नहीं जाता है, यानी राजस्थान इससे लाभान्वित नहीं है। नेक्स्ट है, पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के मध्य स्थित है। सिंधु और सतलुज नदी के बीच, सतलुज और काली नदी के बीच, काली और तीस्ता नदी के बीच, तीस्ता और यहाँ पर हो जाएगा असम ब्रह्मपुत्र नदी होना चाहिए, बिहान ये गलत है, ये यहाँ पर होगा ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी। तो पंजाब हिमालय सही उत्तर हो जाएगा सतलुज, सिंधु से सतलुज के बीच। सही उत्तर ये हो जाएगा। जो सतलुज से काली के बीच इसको बोला जाता है कुमायूं हिमालय। काली से तीस्ता के बीच इसको बोला जाता है नेपाल हिमालय। और तीस्ता से ब्रह्मपुत्रा के बीच इसको बोला जाता है असम हिमालय। इन चारों श्रेणियों में सबसे लंबी श्रेणी है 800 किलोमीटर की, वो है काली और तीस्ता के बीच, ये है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं कि चारों में सबसे लंबी श्रृंखला किसकी है, तो वह है नेपाल हिमालय की। नेक्स्ट है, श्री शैलम परियोजना किस नदी पर है। कावेरी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी। सही उत्तर यहाँ पर हमारा हो जाएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में श्री शैलम परियोजना स्थित है। नेक्स्ट और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, सिडनी बुराड़ भूवैज्ञानिक द्वारा हिमालय को वर्गीकृत 4 भागों में सबसे लंबा भाग कौन सा। जो अभी मैंने बताया पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल हिमालय जो है वो सबसे लंबा है। उसके बाद असम हिमालय का नंबर आता है दूसरे नंबर पे। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं आपसे अंत में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आपको हमें जवाब बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर, ताकि हमें भी पता चले कि जो हम पढ़ा रहे हैं आपको तो कितना आ रहा है। भारत के किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा गुजरती है। इसका हमें जवाब देना है आपको कमेंट में लिख करके। अगर दोस्तों हमारी आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए